व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अली जामिन और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल अली जामिन ऑफिशियल। पाकिस्तान में जो कारोबार करना है, मैं समझता हूँ आजकल वो भी जुर्म बन गया है। और यहाँ अक्सर देखने को आता है कि जब आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं उसकी वैल्यू उस वक्त कुछ और होती है, लेकिन जब रजिस्ट्री करीब आती है प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो बढ़ चुकी होती है, तो फिर बहुत सारे लोग जो हैं वो बदनीयत हो जाते हैं, जिसके लिए जो मुतासरा जो ख़रीदार हैं उनको फिर अदालतों के धक्के खाने पड़ते हैं और थानों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इस तरह मेरे पास एक स्टोरी है कि एक प्रॉपर्टी थी यहाँ पे 232 चक रेबे नज़ 17 कॉलोनी की। ये जो प्रॉपर्टी थी 16 कनाल की, ये ख़रीदार जो थे उन्होंने 7 करोड़ रुपए में ख़रीदी और जो 3 करोड़ था वो ख़रीदते ही बयाना दिया। और आपको पता अब तो हर चीज़ जो है वो सिस्टमाइज हो चुकी है। जब आप बयाना देते हैं तो करारनामा जो है वो बाकायदा उसकी तहरीर और तकमील होती है। और जो फ़रोख्त कुनिंदा था उसने जो स्टाम्प पेपर था वो ख़ुद निकलवाया। यानी सबसे बड़ा सबूत ये है कि जो फ़रोख्त करने वाला है वो स्टाम्प खुद निकलवा रहा है। तो पहले तो 3 करोड़ रुपये उसको दिया गया, उसके बाद जो पहली किस्त थी वो 2 करोड़ रुपया दी गई और उसके बाद जो दूसरी किस्त थी वो 1 करोड़ 60 लाख दी गई। पीछे रकम जो थी वो बड़ी थोड़ी सी बच गई, 40 लाख रुपया। और ये जो रकम दी गई इसका प्रॉपर जो है इसकी प्रॉपर रसीदात भी हैं, अकरारनामा भी है। लेकिन जब रजिस्ट्री का वक़्त करीब आया तो वो उसकी कीमत जो थी वो 7 करोड़ से 20 करोड़ के लगभग हो चुकी थी। यानी कीमत जो थी वो 3 गुना बढ़ चुकी थी। तो फिर जो वो बेचने वाले थे वो बेईमान हो गए। आइए हम पूछते हैं, हमारे पास सीनियर एडवोकेट हैं, उनसे पूछते हैं कि ये असल स्टोरी क्या है, ये फ्रॉड कैसे हुआ कि 7 करोड़ की जो जगह थी वो आपने ख़रीदी, उसकी रसीदात भी मौजूद हैं, अकरारनामा भी मौजूद है। तो ये फिर आपके साथ क्या फ्रॉड हुआ, क्या जालसाजी हुई और किन किन आपको झूठे मुकदमा का सामना करना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम अली जान, बहुत बहुत शुक्रिया अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए। तफसील आपने रकबे की बता दी और वजहनात भी आपने बता दिए कि रकबा 3 गुना महंगा हो चुका था। उसके बाद लाजमी बात है हमारे पास कानूनी प्लेटफॉर्म अदालत का था, जिस पे हम फौरी जो है तामीली मुख्तसम अदालत में चले गए और उसमें कोर्ट के हुक्म पर रिमेनिंग अमाउंट जो थी 40 लाख वो हमने जमा करवा दी अदालत में। ठीक है, इसमें जो हमारे फ़रोख्त कुनिंदा थे वो भी कैंसिलेशन में है, लेकिन वो ये एडमिट कर चुके हैं कोर्ट में कि स्टाम्प भी जेन्युइन है, मेरे अंगूठे भी जेन्युइन है, इनका भांजा हमारे साथ ख़रीदार है। और इन्होंने अच्छा, इंटरेस्टिंग स्टोरी ये कि जो फ़रोख्त करिंदा उस वक्त इनका भांजा भी आपके साथ खरीदार था और इन्होंने कहा जी मैंने इसने एतमाद में लेके तो मुझसे ना डॉक्यूमेंट्स में रख के अंगूठे लगवा लिए, अंगूठे मेरे। ये FIR अपना जो उनकी स्टोरी उसमें दर्ज है, बात ऑन रिकॉर्ड है। इसके बाद ये लोग इन्होंने SP इकबाल टाउन का ऑफिस मैनेज किया है। कुछ और हल्के के हमारे लोग हैं, अजहर जवेद गुजर साहब, जो इंटरेस्टेड थे इस रकबे को लेने पे, ये साथ मैनेज हुए हैं। हमें पहले थ्रेट दिए गए हैं कि आप लोग अपनी रकम वापस ले लें, वरना अदरवाइज हम आपको झूठी लिटिगेशनों में और पर्चों में लेके जाएंगे। जैसे आपको थ्रेट हुआ कि आपको डिफरेंट जो लिटिगेशन है, झूठी लिटिगेशन में आपको मुलव्वस करेंगे, तो फिर आपको इन चीज़ों का सामना करना पड़ा? जी बिल्कुल। इसमें सबसे पहले ये थाना एयरपोर्ट, जो कि स्टाम्प के इशू के मुतलका थाना ही नहीं है, वो कोतवाली बनता है, ये वहाँ पे एप्लीकेशन गई है SHO ने, लेकिन हमें मौके पे सुन के बात की है कि आपका अदालती मैटर है, आप लोग कोर्ट में जाए। और दूसरा, ये मेरे थाने का पर्चा नहीं बनता स्टाम्प का, ये थाना कोतवाली का है। लेकिन उसके बाद एज पर प्लान ये दरख्वास्त PSO टू इकबाल टाउन अरशद में, जो कि एक अरसा से SP इकबाल टाउन में बैठे हुए हैं और जिनके बारे में मशहूर है, उनका कॉल है कि SP इकबाल टाउन मैं ही होता हूँ, और उसका हम अमली मुजाहरा कई बार देख चुके हैं। कई बार कई मामलात में हमारा उनका आपस में तरद्दुद हुआ इन मामलात के ऊपर। ये एप्लीकेशन SP इकबाल टाउन जाती है, जहाँ पे हमें बुलाया जाता है, वहाँ पे पहले हमें काफ़ी ज़्यादा थ्रेट किया। तो आपने जो SP इकबाल टाउन थे उनके सामने ये सारे हकायक आपने रखे, आपने उनको बताया कि ये हकायक असल हकायक ही हैं? जी बिल्कुल। इस पे RPO साहब के पास भी हम गए, उन्होंने भी इस पे गाइड किया SP साहब को। SP साहब ने खुद भी हमें सुना, उन्होंने कहा कि आप आएँ, हम बैठ के आपको सुनते हैं। लेकिन उनके PSO की तरफ से हमें मुसलसल बार बार थ्रेट था कि आप अजहर जवेद गुजर के डेरे पे जाए। उस पर एक हमें तहरीर भी लिखवाएगी जिस पे मेरा साइन और मेरे पास मौजूद है। अजहर जवेद गुज्जर के डेरे पे भेजने का ख़ास मकसद क्या था? ख़ास मकसद ये है कि ये लोग अपने इलाके में डिफरेंट प्रॉपर्टीज में PSO इकबाल टाउन और अजहर जवेद गुजर इसी तरह शरीफ पार्टियों को थ्रेट कर पे उन पर मुकदमात करके उनको
डिस्टर्ब करते हैं। उसका सबूत ये है कि जब मैं खुद बजाते खुद अजहर के डेरे पे गया, मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि आप एक सियासी फिगर हैं, आप पार्टी मत बने, दोनों पार्टियों को आप बराबर बिठा के सुन लें। लेकिन उन्होंने आगे से मुझे अल्फाज बोले कि SP इकबाल टाउन साहब तो मुझे कहते ने SP इकबाल टाउन मैंने कहना मैं पर्चा देना तो उन्होंने मैं डकिया है। यानी उनका जो वे ऑफ लैंग्वेज था कि एसपी इकबाल टाउन मैनू कहंदा वे कि मैं तेरा पर्चा दे देवां। जी जी बिल्कुल। जब ये बात हुई तो फिर हमने उनको बड़ा दो टोक ये कहा कि हमारा अब इस सर्कल में तफ्तीश करवाना नहीं बनता, जिस पे हमने RPO साहब की एप्लीकेशन दी। हमारी एप्लीकेशन SSB ऑपरेशन जो मलक साहब लगे हैं उनके पास चली गई। मलक साहब ने हमें सुना, उन्होंने दोनों पार्टी को सुन के बात की कि ये कोर्ट मैटर है। हाँ, तफ्तीशी अनवार को उन्होंने ये कहा कि उस्मान जो फरोख्त कुनिंदा का भांजा है इसको सिर्फ चेकआउट कर लो, बाकी मामला के लिए नहीं ये कोर्ट में जाए। इसके ऊपर हमने बार बार अनवार से रब्ता किया और वो हमें बताता रहा कि तुम लोगों के खिलाफ पर्चा होना है क्योंकि अरशद मेज मैनेजर, तुम लोगों की जान नहीं बचनी। ठीक है। इसके बाद हम 11 तारीख को हम लाहौर हैं जिस दिन पर्चा हो रहा है, और पीछे से FIR हो रही है कि आज पार्टीज मेरे पास आई हैं और मैंने उनको सुना है, जबकि हम लाहौर मौजूद थे, हमारे इसके साथ कॉल पे रब्ते थे। 12 तारीख सुने बगैर मुकदमा दर्ज हुआ है। जी बिल्कुल। जब SSP ऑपरेशन ने हमें सुन लिया था तो इकबाल टाउन या थाना एयरपोर्ट तो हमें सुन ही नहीं सकता था कानूनन अगर देखा जब हायर अथॉरिटी एसएसपी साहब खुद सुन रहे हैं तो फिर उन्होंने डिसाइड करना था FIR बनती है या नहीं बनती। जी बिल्कुल इसी तरह। लेकिन जैसा कि आपको बताया कि SP इकबाल टाउन साहब PSO इकबाल टाउन अरशद मेज साहब हैं, पीछे से ये FIR हो जाती है। हम राब्ते में तफ्तीशी के साथ, वो मैं कह रहा आज हमें FIR का नहीं बताया जा रहा। 12 तारीख को जब मैं बासत हमीद जो कि स्टाम में ख़रीदार है, मेरे कज़न, ये जाते हैं वहाँ पर, तो वहाँ हमारा पर्चा हो चुका होता है। हम फिर गिरफ्तारी बचाने के लिए 50,000 रुपया अनवार साहब को देते हैं कि बासत की गिरफ्तारी ना करें। लेकिन उसी दौरान रेड करके जो दूसरे खरीद कुनिंदा मेरे कज़न इब्रार और उनके भाई को गिरफ्तार कर लिया। यानी आपने उस पॉलिसी पे अमल किया कि जिथे फंसो उथे फिर नोटा दे वाले अगले दसो। जी देखें जी, जब हमें पता है कि हमारे मुल्क में कायदे आज़म की क्या अहमियत है, कायदे आज़म की इतनी अहमियत है कि लेटेस्ट आपके नोटिस में भी होगा कि कायदे आज़म को यूज़ करते हुए अटॉर्नी जनरल साहब के घर को चकला शो करके लाहौर में FIR होगी जिसपे पूरा थाना मुअत्तल हो गया। तो अब हम समझ रहे हैं ना कि मामला किस तरह मुल्क में चल ये रहा है। अलमिया ये हमारे पाकिस्तान का कि हम चीज़ों को वेरीफाई नहीं करते, तहकीक नहीं प्रॉपर करते, तफ्तीश नहीं करते। जैसे आपने लाहौर इंसिडेंट की बात की है, अगर इन चीज़ों को वेरीफाई किया तो ये नौबत ना आती। मैं समझता हूँ मोस्टली तो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वो मक्खी पे मक्खी मारते हैं। अगर वो एफर्ट्स करें, जैसे आपका इकरारनामा आपके पास मौजूद है, पेमेंट्स का रिकॉर्ड मौजूद है, रसीदात मौजूद हैं, फिर तो इतनी नौबत ना आती। तो आप क्या समझते हैं कि RPO साहब के नॉलेज में भी आप लेके, RPO साहब की तो एक रेपो ही बड़ी पॉजिटिव है और बहुत सारे मामले जब RPO साहब के नॉलेज में आते हैं तो सुनवाई भी होती है। तो जब RPO साहब ने नीचे अहकामात इनको जारी किए तो क्या जो SP इकबाल टाउन थे, जो उनका स्टाफ था, उन्होंने इस पर अमल किया? जी बिल्कुल नहीं। RPO साहब का हुक्म तो बड़ा क्लियर था कि SSP ऑपरेशन साहब इस मामले को सुनेंगे। आपके ऊपर एलिगेशन आ गया, बाय नेम एलिगेशन था हमारा एप्लीकेशन के अंदर अरशद मेज के ऊपर। उसके बाद ये हमारे खिलाफ कार्रवाई कर नहीं सकते थे। दूसरा लिटिगेशन ये कोतवाली की थी, और बात यहाँ नहीं रुकी है। इसमें हमें इन्होंने FIR दे दी, हमने ऑन मेरिट बेल्स करवा ली हैं। इन्होंने हमें फिर थ्रेट दिया कि अभी हमने तुम लोगों की जान नहीं छोड़नी, जो तुम लोगों के साथ सपोर्टर हैं, जो तुम्हारे हक में गवाहियाँ इलाके में दे रहे हैं, जैसे गिरफान डोकर साहब हैं, उस गांव के सबसे बड़े ज़मींदार हैं। इन्होंने बयान हल्फी दिया था कि ये एग्रीमेंट हुआ है, सब कुछ हुआ है और हमारी मौजूदगी में हमने देखा ये रकबा बिल्कुल बिका हुआ है। ठीक है। उनको भी थ्रेट किया गया और उस थ्रेट को सादा नहीं रखा गया। एक FIR 238/26 और भी हुई है इसी थाने में, वो भी स्टाम्प के ऊपर है, जिसके ऊपर कोई प्रूफ मौजूद नहीं और विदाउट एनी प्रूफ वो FIR दे देगी। वो भी FIR तो कोतवाली की बनती है उसमें। अच्छा, तो आपने भी बात की थाना कोतवाली की, तो क्या जो थाना एयरपोर्ट था वो एक आसान टारगेट था कि अगर कोई भी आपने मुकदमा दर्ज कराना हो तो थाना एयरपोर्ट इसके लिए आइडियल है, इस वजह से कोतवाली की बजाय थाना एयरपोर्ट को रखा गया? जी, ये हमारे हम उसी इलाके में रहते हैं। हमारा एक मफरूज़ा वहाँ बना हुआ है कि जिसने किसी पे भी कोई भी पर्चा करवाना है, वो कहीं नहीं हो रहा पूरी डिवीजन में, तो अरशद में इसको आप मिले PSO, वो थाने एयरपोर्ट में पर्चा हो जाएगा। और उसका अभी अगला यहाँ पे बात नहीं रुकी, अगला प्रूफ बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और इंतहाई घिनौना रूप है उसके अंदर। इस पर्चे में भी इन्होंने इरफान डोगर को और दूसरे लोगों को फंसाने की कोशिश की, जिसपे हम RPO साहब को मिले। RPO साहब ने DSP RIB हबीब साहब के पास भेजा। जब हमें अगले दिन वहाँ बुलाया गया, उसके जो मुद्दई हैं शाहिद साहब और उनकी वाइफ है तायरा मुश्ताक, ये अब सारी पार्टियां जो हमारे फरोख्त कुनिंदा इकट्ठे हो चुके हैं, इनके ऊपर भी माशाल्लाह बड़े इंटरेस्टिंग पर्चे हैं। इनके ऊपर खुद एक पर्चा 376 का इनकी नुकरानी की तरफ से, जिनको उन्होंने हमला कर दिया था शाह साहब ने,
जो बड़े शरीफ बन के आला अफसरान के बाद पेश होते हैं, और पीछे से अरशद में जैसे अफसर गाइड करते हैं कि सर ये बड़े शरीफ लोग हैं, और हमें वहाँ पे दिखाया जाता है जो कानून को, बालादस्ती को यकीन रखते हैं और आला अफसरों की आंखें और कान बन के उनके पास जाते हैं कि जनाब नीचे ये हो रहा है। हमें भी वहाँ टारगेट किया गया है कि जी ये आपका नाम लेके बंदे आगे हमें नीचे थ्रेट करते हैं, हमें कानून का सही तरह अमल दरामद नहीं करने देते। वो फिर हमने अमल दरामद उनको करने दिया। उसमें उन्होंने ये किया है कि 238 वाले मुकदमे में भी हमें उन मुद्दइयों के ऊपर कई पर्चा जाते हैं मुख्तलिफ, और इन्हीं इकबाल टाउन में वो कई मुकदमात में मुद्दइयाँ अपने डिफरेंट एड्रेसेस के साथ, वो सबूत हमारे पास मौजूद हैं। यहाँ पे ये नहीं रुके, इस काम को हमने रोकने के लिए 1 लाख रुपया जो इनका अंदराज है, जो इनके रिकॉर्ड्स है, वो भी प्रॉपर, जैसे आपने बताया कि वो मुख्तलिफ मुकदमात के मुद्दई हैं, तो वहाँ पे इनका आईडी कार्ड, इनके नाम वगैरह हर चीज़ दुरुस्त है वहाँ पे। जी। जो ये पार्टी है इसके हद तक काम ठीक है। जब इस पर्चे में भी इरफान डोगर और एहसन डोगर को, जो कि इसी खरीदार पार्टी का पूरा हमारा ग्रुप है इन्वेस्टर्स का, इसका हिस्सा है और बैक करते हैं, साथ चलते हैं, इनको थ्रेट किया गया, तो हमने 2 लाख रुपए राना मुजाहिद साहब इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को दिए कि हम शरीफ बंदे हैं जनाब, हमारी सिर्फ जान छोड़ दें आप। क्योंकि ऊपर हमें नज़र आ गया कि डीएसपी हबीब साहब ने हमें नहीं सुना और बल्कि बड़ी इंसल्ट की उन्होंने उन मुद्दइयों के सामने हमारी। पाकिस्तान जैसे मुल्क में अगर 2 लाख रुपए दे के आपकी अगर इज्जत महफूज रहे, मैं समझता हूँ ये घाटे का सौदा नहीं है। लेकिन बात यह है कि उस 2 लाख दिए का हमें रिजल्ट ये मिला है कि 21/7/26 को हमारे उन दोस्तों के खिलाफ एक FIR एक बंदे की तरफ से दर्ज की जाती है जिसका आईडी कार्ड एप्लीकेशन में नहीं लगा, कि जी मेरी बेगम 1 माह कबल अगवा की है इन लोगों ने, 3-4 नामालूम है, बाकी नामजद हैं, और मैं परे पंचायत के थ्रू बेगम मांगता रहा हूँ। अब मैं 1 महीने बाद पर्चा देने आ गया हूँ। वो पर्चा हो जाता है 21/7 को हमारे ऊपर। उसका आईडी कार्ड जानबूझ के पुलिस ने गलत लिखा हुआ है, क्योंकि SP इकबाल टाउन ऑफिस मैनेज है उस प्रॉपर्टी के सौदे की वजह से, और हमें जब हम उसका फ़ोन नंबर चेक करते हैं उस पर आईडी कार्ड ओरिजिनल होता है। उस बंदे के ऊपर अल्लाह के फजलो करम से संगीन मुकदमा है 6 से 7, जैसे कि 780A 324 और 9C में अभी वो फरवरी में बाहर है जो मुद्दई खड़ा किया, और नादरा रिकॉर्ड में उसकी बीवी और है जो FIR में लिखी जा रही। अब उस 2 लाख का भी हमें असर नहीं हुआ दिए। अभी हम इन सारे मामला को लेकर इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आला अफसरान के पास जा रहे हैं, और हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि हम उनके बेटे भी हैं, भतीजे भी हैं, भाई भी हैं, और हम प्रो पुलिस लोग हैं। हम हर जगह पे पुलिस की मदद करते हैं, और नॉट एज अ टाउट, नॉट कोई एज ऐसा ग्रज तो नहीं है कि आप क्रिमिनल्स के खिलाफ जो है कलमा हक बुलंद करते हो, तो वो भी एक पोर्शन आपके अगेंस्ट शामिल हो गया हो कि चल अब मौका मिले इनको क्रश करने का, कोई ऐसा एलिमेंट भी नज़र आ रहा है आपको? लाजमी बात है, हमें तो यही नज़र आ रहा है, क्योंकि मैं खुद एक नामवर पुलिस ऑफिसर का बेटा हूं, जो इस टाइम खुद रिटायरमेंट के बाद पार्कों में ज़िला झंग को हेड कर रहे हैं पंजाब पुलिस की तरफ से, और मेरी पूरी फैमिली तकरीबन बहुत ज़्यादा लोग इस डिपार्टमेंट का हिस्सा है। हम तो ऑलरेडी प्रो पुलिस हैं, बाय ब्लड भी हैं, ठीक है। हम एज अ प्रोफेशन लॉ हमारा घर सेम है पुलिस का और लॉयर्स का। हम इसलिए हर जगह, ये आपकी बात दुरुस्त है कि हम अपने इलाके के मुलजमान, मनशियात फरोश, कब्ज़ा ग्रुप, उनके खिलाफ हमेशा से आवाज़ उठाते रहे। इसीलिए जो लोग पुलिस में इन सीटों में बैठे हैं, रीडर्स की और अहम सीटों पे जो कमाई करते हैं इन कामों से, उनका बड़ा नुकसान हो रहा है। इस वजह से भी हमें भी टारगेट किया जाता है, हमारी कैरेक्टर असैसिनेशन की जाती है आला अफसरान के सामने। जबकि हमें शुक्रमंद ये है कि अगर हम कोई भी काम ना करें, प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड है, तो हमारे घरों में खाना पीना अपना है, हम इज्जत से बैठ के खा सकते हैं। तो आप जो है इस फोरम के ज़रिए जो वज़ीर आला पंजाब हैं, IG पंजाब रिसेंटली हैं, ये ख़ातून हैं और RPO फैसलाबाद हैं और CP फैसलाबाद, उनको आप क्या गुजारिश करेंगे जो आपके साथ जुल्म व ज़्यादती हुई है, झूठे मुकदमात हुए हैं और आपकी जो जायदाद है उसकी प्रॉपर जो है वो उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करवाया गया, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? इसमें जमन भाई हमारी एक पर्सनल, हमारी पूरी फैमिली डिस्टर्ब हुई है, क्योंकि हमारे इस प्रॉपर्टी के इशू में इन लोगों ने हमारे साथ चलने वाले जो लोग इस प्रॉपर्टी में नहीं थे, साथ चलने वाले बड़े बड़े शरीफ लोगों के बारे में पोस्टें बना के तकरीबन ग्रुपों में शेयर की। उस पर हम चले गए, हमारी FIR होने वाली साइबर क्राइम में। लेकिन इस हद तक डिस्टर्बेंस हुई कि हमारे बच्चों को स्कूलों में कहा था कि आपके बाप फ्रॉडी हैं, जबकि एक चीज़ अभी इन प्रोसेस में लॉ के अंदर, वो अभी डिसाइड होनी है इसके ऊपर क्या हुआ है। हमारी तो इस वक्त जो हालत और जिस तरह हम पे पर्चे हो रहे हैं, हम कह रहे हैं पैसे डूब जाए, रकबा डूब जाए, इज्जत बच जाए सिर्फ हमारी, जो कि एक नारा है RPO साहब का कि इज्जत बेटियों की, माओं की, वो मेरी बेटियां, मैं, हम तो हम भी उनके बेटे हैं, भतीजे हैं। हमारा ये इंशाल्लाह ताला हमें पता लेट लगा है 1 दिन पहले
2 दिन वो बिजी थे अपनी ड्यूटीज़ की वजह से। हम कल इंशाल्लाह ताला पूरे भरपूर तरीके से CPO साहब और RPO साहब की खिदमत में हाजिर होंगे। हमारी गुजारिश है कि इन तमाम मुकदमात को किसी आला अफसर, जहाँ पे कोई सियासी अप्रोच, किसी डेरेदार की अप्रोच ना हो, मेरिट पे सुन के इनको डिसाइड किया जाए, इनका अखराज किया जाए। और जिन लोगों ने ये काम किया है, अभी लेटेस्ट पर्चे में कि एक मुलजम को खड़ा किया है, जाली उसका ID कार्ड गलत जान के लिखा है, उसकी कॉपी साथ नहीं लगाई, ये पुलिस की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता और वो रिकॉर्डेड है। इन अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि बाकी सबको भी ये समझ आए कि ऊपर आला अफसरान बैठे, जब उन तक आवाज़ जाती है तो उसका रिजल्ट मिलता है। जब आला अफसरान तक आवाज़ जाती है तो उसके नताइज भी आते हैं। जैसे कि आप जो सीनियर लॉयर हैं ज़ुएब ढिल्लू साहब की बातें सुन रहे थे, उनका कहना था कि मेरी सिर्फ वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा से, IG पंजाब साहिबा से, RPO फैसलाबाद से और CPO फैसलाबाद से सिर्फ एक ही गुजारिश है कि आप तमाम मुकदमात को एक जगह यकसू करके इसकी किसी भी जो आला ऑफिसर है, SP इकबाल टाउन के अलावा किसी भी आला ऑफिसर्स के को इसकी जो है इन्वेस्टिगेशन जो है सौंपें और वो तमाम पहलुओं से, तमाम एंगल से देखें कि किस किस स्टेज पे हमारे साथ जुल्म ज़्यादती हुई है, हमारे ख़िलाफ़ झूठे मुकदमात दर्ज हुए हैं और जो हक सच बात का साथ देने वाले हमारे साथी हैं उनको भी मुख्तलिफ मुकदमात में फ़िट किया जा रहा है। और RPO फैसलाबाद नो डाउट, कोई शक नहीं कि कोई भी मामला उनके इल्म में आता है वो सुनते भी हैं, पेन भी लेते हैं और नीचे ऑर्डर भी जो है वो जारी करते हैं। लेकिन हमारा अलमिया ये है कि अफसरान बाला को अक्सर जो हैं उनके मुताबिक अफसरान उनको मामू बना देते हैं और जो असल हक़ाइक़ हैं वो मस्त करके ऐसी स्टोरी बनाते हैं कि अफसरान सोचने पे मजबूर हो जाते हैं आया कि ये बंदा हक पे है या फ़लाँ बंदा हक पे है। तो मेरी सिर्फ से गुजारिश ये है कि एक तो हमारी करोड़ों रुपए की जो इन्वेस्टमेंट थी वो दाव पे लगी हुई है। अब तो हमारा ये आलम है, हमारे बच्चों को जो है वो मुख्तलिफ ताने दिए जाते हैं, उनको जो है आवाज़ें कसी जाती हैं। तो हम चाहते हैं हमारी इज़्ज़त बच जाए, हमारा बेशक पैसा डूब जाए, हमारी जो जायदाद है वो डूब जाए, लेकिन खुदारा वज़ीर आला पंजाब जो हैं और जो IG पंजाब हैं वो मेरिट पे इंसाफ करके इन मुकदमात को खारिज करें और हमारी इज़्ज़त को महफूज बनाएं। शुक्रिया।